नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का प्रयोग हम कास्ट स्टील और वेल्डिंग असेंबली की स्ट्रक्चर में ग्रेन रिफाइनमेंट करने के लिए करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग को फाउंड्री कास्टिंग, फोर्जिंग, रोल्ड पार्ट इत्यादि पर इसको अप्लाई किया जाता है। और नॉर्मलाइजिंग को करने के लिए हमारा जो बेसिक स्टेप रहता है, हम पहले मटेरियल को हीट करते हैं, उसके बाद एक सूटेबल टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद उसको होल्ड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर उसकी कूलिंग की जाती है आवश्यकता अनुसार। और जो हीटिंग करते हैं वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से ऊपर के टेम्परेचर पर हीट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप पूरा विस्तार से समझते हैं इसको। अगर हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83% से कम होती है, यूटेक्टोइड स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83% के बराबर होती है, और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83% से ज़्यादा और 2.14% तक रहती है। तो ये तीन टाइप की कैटेगरी है स्टील की, जिसको हम गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर। और वो टेम्परेचर क्या रहता है, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो स्टील में कार्बन कंटेंट है वो 0 से 2.14% तक रहता है। जो हाइपोयूटेक्टोइड है 0 से 0.83% तक, ये वाला जो एरिया है। हाइपर यूटेक्टोइड 0.83 से 2.14, ये वाला पोर्शन। और जो यूटेक्टोइड होता है, ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यूटेक्टोइड स्टील को इंडिकेट करती है। अब बात करते हैं इन तीनों स्टील्स का जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर हाइपोयूटेक्टोइड है तो इसके लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की लाइन ये है, ये जो A3 लाइन है, कहीं पर आप इसको AC3 भी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो इंक्लाइंड लाइन है वो 723 डिग्री से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। अगर हम बात करें हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की, उस केस में अपर क्रिटिकल लाइन है ACM, जो हमारी जाती है 723 डिग्री से 1147 डिग्री तक। और जो यूटेक्टोइड है उसके लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो एक ही पॉइंट पर है, 723 डिग्री। अब अगर हमारे पास हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में हम जो हीट करेंगे मटेरियल को, इस टेम्परेचर से तकरीबन 40 या 50 डिग्री वो ज़्यादा होगा। अगर हम यूटेक्टोइड स्टील को गर्म करेंगे वो 723 डिग्री से तकरीबन 40 या 50 डिग्री ज़्यादा होगा। अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में हमारा जो टेम्परेचर है वो जो ACM लाइन का जो टेम्परेचर है उससे तकरीबन 40 या 50 डिग्री ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस में हमारा जो हीटिंग टेम्परेचर होगा या ऑस्टेनाइजिंग जो टेम्परेचर होगा वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 या 50 डिग्री ज़्यादा होगा, और फुल अनिलिंग टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने कोई मटेरियल लिया है जिसका कार्बन कंटेंट 0.5 कार्बन है, उसमें सपोज यहाँ पर है, जब उसको हीट करेंगे तो इसमें देखें वो तकरीबन जाएगा 800 डिग्री पर। 800 डिग्री से थोड़ा 50 डिग्री ऊपर 850 डिग्री पर उसको गर्म किया जाएगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस मटेरियल को होल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मटेरियल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ऑस्टेनाइट रीजन में जाएगा, क्योंकि अपर क्रिटिकल लाइन टेम्परेचर से ऊपर जो स्टील होता है उसमें पूरी तरह से ऑस्टेनाइट होता है। और अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है उस केस में जो फेराइट और परलाइट हैं, जैसे जैसे हीट करते जाएंगे तो अगर आप देखें यहाँ फेराइट और ऑस्टेनाइट यहाँ बनना शुरू हो गया है, और इस लाइन से ऊपर कंप्लीट ऑस्टेनाइट हमें मिल गया है। और यहाँ यूटेक्टोइड में यहाँ सीधा ही हमें गर्म करने पर ऑस्टेनाइट मिलता है, और हाइपर यूटेक्टोइड में ACM से ऊपर हमें ऑस्टेनाइट मिलता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा मटेरियल को, उस टेम्परेचर पर उसकी होल्डिंग की जाएगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, ताकि हमारा जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाए, ताकि हमारा जो मटेरियल है पूरी तरह से ऑस्टेनाइट में तब्दील हो जाए। उसके बाद जो कूलिंग की जाती है, कूलिंग इसमें हम ओपन में करते हैं, जो स्टिल एयर होती है, एयर में कूलिंग की जाती है। और फुल अनिलिंग के मुकाबले जो नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें जो कूलिंग रेट है वो ज़्यादा होता है, रैपिड कूलिंग होती है फुल अनिलिंग के कंपैरिजन में। और एयर में कूलिंग की जाएगी, फर्नेस में कूलिंग इस केस में नहीं करेंगे, और जिससे हमें फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा और कंप्लीट फेज रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। अब फिर से इसको समझिए आप, अगर हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है,
अगर आपने यहाँ तक उसको गर्म किया है, जैसे ही एयर में उसको ठंडा करेंगे तो वापस हम पहुँच जाएंगे फेराइट और परलाइट में। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो फाइन परलाइट हमें इसमें मिलेगा। और जो परलाइट की अगर हम बात करें, परलाइट स्ट्रक्चर में उसका डार्क एरिया को इंडिकेट करता है और जो फेराइट होता है वो वाइट नेटवर्क होता है। उसके बाद अगर यूटेक्टोइड स्टील है तो इससे नीचे जब उसको ठंडा किया जाएगा तो वो सीधा परलाइट में तब्दील होगा, सिर्फ परलाइट ही उसमें स्ट्रक्चर में बनेगा, माइक्रो स्ट्रक्चर में। अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है तो उस केस में जब यहाँ से हम ठंडा करना शुरू करेंगे स्टील को, तो जब पहुँचेंगे इस रीजन में तो हमें मिलेगा परलाइट और सीमेंटाइट मिलेगा माइक्रो स्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार से हमारा पूरी तरह से कंप्लीट फेज रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं उस दौरान जो मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं जो स्टील के जो पीसीज होते हैं उनका साइज़ और कंपोजिशन क्या है। क्योंकि अगर स्मॉल साइज़ हुआ कंपोनेंट का तो उसको ठंडा करना आसान रहता है, क्योंकि वो उसकी रैपिडली कूलिंग होती है और जिससे हमारा फाइन परलाइट माइक्रो स्ट्रक्चर में बनता है। और जो स्मॉलर पीसीज हैं वो फाइन परलाइट की मौजूदगी के कारण ज़्यादा हार्ड होते हैं लार्ज पीसीज के मुकाबले। उसी प्रकार जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है नॉर्मलाइजिंग से वो भी डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन, मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी थिकनेस पर वो डिपेंड करता है। क्योंकि मटेरियल की थिकनेस के कारण ही जो रेट ऑफ कूलिंग है उस पर अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि थिक सेक्शन, अगर थिक सेक्शन है मटेरियल का तो थिक सेक्शन के मुकाबले थिन सेक्शन पर ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिलती है। और ये हमने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो फुल अनीलिंग के मुकाबले नॉर्मलाइजिंग के केस में वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि जो हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या रहता है। नॉर्मलाइजिंग को करने का मेन पर्पज़ है कि हमें मटेरियल में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करना है, इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करना है, जो वेल्ड की जो असेंबली का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है, हमें हार्डर और स्ट्रोंगर स्टील प्रोवाइड करना है फुल अनीलिंग के कंपैरिजन में। लेकिन जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के दौरान हमें कंप्लीट करने के बाद जो स्टील मिलता है जिसे हमने नाम दिया है नॉर्मलाइज्ड स्टील, और नॉर्मलाइज्ड स्टील फुल अनीलिंग प्रोसेस से मिलने वाले स्टील से कम डक्टाइल और कम सॉफ्ट होता है। क्योंकि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो रेट ऑफ कूलिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो मटेरियल होता है उसमें हम कार्बाइड नेटवर्क को भी एलिमिनेट करते हैं ग्रेन बाउंड्रीज पर, और स्पेशली हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में ऐसा किया जाता है। और इस प्रोसेस के द्वारा हम रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ और जो डक्टिलिटी है स्टील में वो हम अचीव कर सकते हैं। और मटेरियल सॉफ्ट और डक्टाइल होता है जिस पे मशीनिंग करना भी आसान रहता है। और जो स्टील का जो ग्रेन साइज है उसको भी हम रिफाइन कर सकते हैं। और जैसा हमने बात की थी कि बेसिकली स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप होता है जब हम हीट करते हैं मटेरियल को, ऑस्टेनाइट रीजन में उसको गर्म किया जाता है ताकि हमें उसको होमोजेनाइज करने में मदद मिले, और जिसके परिणाम स्वरूप जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है उसके बाद जो स्ट्रोंगर परलाइट मिलता है फाइन ग्रेन साइज के साथ, उससे मटेरियल का जो यील्ड पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है फुल एनीलिंग प्रोसेस के कंपैरिजन में। और जो परलैटिक जो स्ट्रक्चर मिलता है हमें नॉर्मलाइज्ड स्टील में, उसके कारण वो हार्डर हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।